आज हम लेंगे बीए फाइनल ईयर ऑप्शन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत नीति शास्त्र का धर्म एवं समाज शास्त्र के साथ संबंध। नीति शास्त्र का धर्म के साथ संबंध। नीति शास्त्र का विषय मानवीय आचरण है। शुभ जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। नैतिकता मनुष्य का वह व्यक्तिगत व्यवहार है जो समाज के दूसरे व्यक्ति के प्रति किया जाता है। धर्म धर्म किसी एक देवीय शक्ति के प्रति आस्था या विश्वास है। धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती हैं। प्रत्येक धर्म का एक संस्थापक होता है जो लोगों की भलाई के लिए धर्म की स्थापना करता है। उसको प्रवर्तक कहते हैं, जो अपनी अद्वितीय प्रतिभा के द्वारा लोगों को उनकी भलाई के लिए एक मार्ग, एक रास्ता बताता है तथा प्रेरणा भी देता है। जैसे ईसाई मत का हजरत ईसा तथा बौद्ध मत का महात्मा बुद्ध माना गया है। प्रत्येक धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसमें प्रवर्तक के द्वारा दिए गए उपदेश लिखे हुए होते हैं। इस ग्रंथ की प्रत्येक बात उस धर्म के अनुयायी के लिए एक आप्त वाक्य या एक आदेश होती है जिसका पालन सभी को करना होता है। इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। आलोचना करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। प्रत्येक धर्म की पूजा की एक विशेष पद्धति होती है जिसके अनुसार पूजा का एक निश्चित स्थान, ढंग तथा समय निर्धारित होता है और उस धर्म के अपने प्रचारक होते हैं और उनकी अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। प्रत्येक प्रचलित धर्म एक विशेष जीवन दर्शन पर आधारित होता है जिसके आधार पर प्रत्येक मनुष्य इस जीवन, संसार और ईश्वर के बारे में नई विचारधारा प्रदान करता है। वह बताता है कि भला जीवन क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक धर्म एक नीति पर, एक जीवन दर्शन पर आधारित होता है। धर्म और नीति का संबंध। धर्म और नीति का संबंध इन सभी बातों पर निर्भर करता है जिसमें धर्म नैतिक जीवन की सहायता कर सकता है। नंबर 1, धर्म और नैतिकता ऐतिहासिक रूप से परस्पर संबंधित रहे हैं। प्राचीन समय से ही नीति और धर्म में निकट का संबंध रहा है। नीति ने ही आगे जाकर धर्म का रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों ने धर्म और नीति को एक समझ लिया। जो धार्मिक व्यक्ति होता था उसी को भला माना गया और जो भला था वही धार्मिक समझा गया। रीति रिवाजों में भी धर्म और नीति का परस्पर मिश्रण दिखाई देता है। लोगों में धर्म के लिए श्रद्धा और भय उत्पन्न करके समाज ने अपने नैतिक नियम का पालन करवाया। जैसे विवाह नामक प्रथा, यह एक नैतिक या सामाजिक संबंध है, लेकिन उसे धर्म का रंग इसलिए चढ़ाया गया ताकि लोग उसे पवित्र संबंध माने। नैतिक जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक जीवन दर्शन चाहिए जो उसे धर्म से मिलता है। नैतिक जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को सदाचार के नियम धर्म से ही प्राप्त होते हैं। साधारण व्यक्ति के पास इतनी विचार शक्ति नहीं होती कि वह उन नियमों को बना सके। उसे पुस्तकों और आचार्यों से यह ज्ञान ग्रहण करने का समय होता है और इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन दर्शन को बना बनाया लेना चाहता है जो उसे धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। धर्म नैतिक आदर्शों और मूल्यों को वास्तविकता प्रदान करता है। मनुष्य को अपना नैतिक जीवन जीने के लिए कुछ आदर्शों और मूल्यों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को इनमें आस्था रखनी पड़ती है, परंतु यह आदर्श वास्तव में क्या हैं? क्या ये कल्पना मात्र हैं? क्या नीति शास्त्र इन्हें वास्तविक सिद्ध करने में समर्थ नहीं है? इन स्थितियों में धर्म व्यक्ति की मदद करता है और यह प्रमाणित करता है कि ये नैतिक मूल्य और आदर्श ईश्वर में स्थित हैं और उतने ही वास्तविक हैं जितनी ईश्वर की सत्ता। धर्म मनुष्य को नैतिक संघर्ष के लिए बल और नैतिक प्रगति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। नैतिक जीवन एक संघर्ष है। यह एक ऐसा युद्ध है जो बुराई के विरुद्ध लड़ा जाता है।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बुराई इतनी हावी हो जाए कि उसकी अंतिम विजय हो जाए। ऐसे में मनुष्य भयभीत होकर नैतिक संघर्ष को छोड़ देता है। ऐसे समय में उसे यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि अंतिम विजय सत्य अथवा भलाई की ही होगी। इस प्रकार व्यक्ति नैतिक संघर्ष करता रहता है और जो धार्मिक आधार पर ही संभव है। पांचवा है, धर्म जीवन की अधूरी नैतिक व्याख्या को पूरा करता है। नीतिशास्त्र मनुष्य के जीवन की व्याख्या जीवन और जगत के आधार पर करता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य इस दिखाई देने वाले जगत की पहुंच से बाहर है। इस स्थान पर धर्म नीति की व्याख्या करता है, क्योंकि धर्म इस दिखाई देने वाले जगत से अलग किसी अलौकिक जगत को भी मानता है और इस प्रकार धर्म जीवन की अधूरी नैतिक व्याख्या को पूरा करता है। अब हम देखेंगे धर्म और नीतिशास्त्र में परस्पर क्या अंतर है। नंबर 1, धर्म मनुष्य पर कुछ ऐसे कर्तव्य लागू करता है जो नैतिक दृष्टि से कर्तव्य नहीं हो सकते, जैसे स्नान करना, पूजा, व्रत, उपवास, धर्म का प्रचार करना आदि ऐसे ही धार्मिक कर्तव्य हैं, परंतु इनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। दूसरी तरफ नीति कुछ ऐसे कर्तव्य बताती है जो धार्मिक महत्व नहीं रखते। इस बात को ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे मध्यकाल में इंग्लैंड में धर्म के नाम पर लोगों को जीवित ही अग्नि में भेंट करने के जैसे अनेक अत्याचार किए गए, जिनको नीति कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। और ये घटनाएं मनुष्य को मजबूर करती है कि वह नीति और धर्म को अलग अलग रखे। नैतिकता का केंद्र बिंदु मनुष्य है एवं मनुष्य का आचरण है, जबकि धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर है। धर्म मनुष्य को ईश्वर की सत्ता के साथ संबंधित करके मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है और उन बातों को ध्यान में रखता है जो मनुष्य और ईश्वर के संबंधों के बारे में हो। इन संबंधों में ईश्वर प्रधान सत्ता है और मनुष्य उसके अधीन है। इस प्रकार धर्म में ईश्वर ही केंद्र है, परंतु इसके विपरीत जब हम नीति की बात करें तो नीति ईश्वर केंद्रित नहीं है, उसका केंद्र मनुष्य है और वह एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य से संबंधों का अध्ययन करती है, इन संबंधों को अच्छा बनाना चाहती है और नीति के लिए ईश्वर की सत्ता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, नीति के क्षेत्र में धार्मिक स्थायी भावों का कोई मूल्य नहीं है। धर्म जीवन की ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे संवेगों से संबंधित होती है, इसलिए भावनाओं और संवेगों को जीवन में उच्च स्थान दिया जाता है। लेकिन नैतिक दृष्टि से इन भावनाओं और संवेगों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सच्ची नैतिकता किसी और पर आश्रित न होकर व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। धर्म में मनुष्य अपने आप को ईश्वर का दास समझता है और अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करके करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतिशास्त्र यह कहता है कि मनुष्य यदि कोई भलाई के कार्य करता है तो उसे गर्व का अनुभव होना चाहिए कि उसने कोई कार्य किया है, वह अपने कार्य का श्रेय ईश्वर को क्यों दे। चौथा, धर्म का क्षेत्र नीति के क्षेत्र से व्यापक होता है, क्योंकि नीति मनुष्य के जीवन की लौकिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। नीतिशास्त्र की समस्या यह है कि जैसा जीवन है या जैसा जीवन दिखाई देता है उसे शुभ कैसे बनाया जा सकता है। यदि यह जीवन थोड़े समय का भी है तो नैतिक समस्या यही है कि इन 4 दिनों के लिए भी जीवन को अच्छे से अच्छा शुभ कैसे बनाया जाए। अतः नीति अलौकिक जीवन की व्याख्या नहीं करती, बल्कि इस दिखाई देने वाले लौकिक जीवन को शुभ कैसे बनाया जाए यही व्याख्या प्रस्तुत करती है। दूसरी तरफ धर्म उस दिखाई देने वाले लौकिक जीवन की व्याख्या अगोचर अर्थात ईश्वर की सत्ता के द्वारा करने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र में परस्पर कौन कौन से अंतर हैं तथा दोनों का संबंध क्या है। नीतिशास्त्र मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है और जो मूल रूप से सामाजिक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
सामाजिक संबंधों के दायरे में ही नैतिक व्यवहार सार्थक होता है। समाजशास्त्र समाजशास्त्र समाज तथा उसकी विभिन्न संस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन है। समाज के अनेक अंग हैं, जैसे राष्ट्र, सरकार, कानून, नीति, धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, सभ्यता आदि। इन सब की व्याख्या करना समाजशास्त्र की मुख्य समस्या है। नीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र में परस्पर कौन कौन से संबंध हैं? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायक होती हैं? नीतिशास्त्र जिसका मौलिक विषय मनुष्य का नैतिक जीवन है और समाजशास्त्र जिसका मौलिक विषय सामाजिक जीवन है, ये दोनों परस्पर संबंधित होंगे, क्योंकि नैतिक जीवन को सामाजिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अतः इनमें परस्पर संबंध का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, नीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र मनुष्य की भलाई तथा हित के साथ संबंधित हैं। नीतिशास्त्र मनुष्य के जीवन के परम उद्देश्य का विज्ञान है। मनुष्य का व्यवहार या आचरण समाज में रहकर ही संभव है और मनुष्य की भलाई को समाज की भलाई से अलग नहीं किया जा सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति अपनी भलाई नहीं कर सकता। उसे अपने नैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक जीवन की सहायता या आवश्यकता पड़ती ही है। समाज के बिना मनुष्य की नैतिकता की प्राप्ति अधूरी रह जाती है। अतः इस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की व्याख्या करके व्यक्ति के नैतिक जीवन की व्याख्या करना चाहता है। दूसरा संबंध है कि व्यक्ति नैतिकता समाज से ही सीखता है। समाज से सीखी हुई नैतिकता सामाजिक शिष्टाचार, प्रथाओं, रीति रिवाजों के रूप में समझ रहती है और परिवार के द्वारा बचपन से ही एक बच्चे में पहुंचाई जाती है। माता पिता उसे भले बुरे का विवेक करना सिखाते हैं। अतः एक बच्चे में बड़े होकर जो भी नैतिक भावना मिलती है वह समाज की ही देन है और इसी सामाजिक नैतिकता का समाजशास्त्र अध्ययन करता है। और समाज के रीति रिवाजों में जो भी विकास हमें दिखाई देता है उसकी व्याख्या भी नीतिशास्त्र ही करता है। तीसरा है, समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है तथा नीति इसी का एक अंग है। नीति एक प्रकार से समाजशास्त्र का ही अंग है, क्योंकि समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक अध्ययन है और नीति उसी का एक अंग है। चाहे समाजशास्त्र मनुष्य की प्रचलित नीतियों और उसके आदर्शों की ऐतिहासिक व्याख्या करता है, परंतु इस व्याख्या से हमें अपने नैतिक नियमों के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। उनके गुण और दोषों के बारे में सोचने का भी पूरा अवसर मिलता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम अपने भावी नैतिक सिद्धांतों के बारे में निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र पुरानी नैतिकता का विश्लेषण करके नया नैतिक निर्णय स्थापित करने में सहायता करता है। अब हम देखेंगे नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र में परस्पर अंतर कौन कौन से हैं। नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के स्वरूप में भी अंतर है। नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है और समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज के विभिन्न अंगों का अध्ययन तो करता है, परंतु प्राकृतिक विज्ञान होने के कारण उसका संबंध केवल तथ्यों से ही रहता है। यह उनका आदर्श के आधार पर वर्णन नहीं करता। दूसरी तरफ नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है। अतः समाज में प्रचलित नैतिक नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि कितने नैतिक हैं और कितने अनैतिक हैं, यह निर्णय केवल आदर्शमूलक विज्ञान ही कर सकता है। नीतिशास्त्र का संबंध मानवीय आचरण से है और मानवीय आचरण सामाजिक होता है। नीतिशास्त्र मानवीय आचरण का भलाई के आदर्श के अनुसार निर्णय करता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरा है, नीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र के दृष्टिकोणों में भी अंतर है। नीतिशास्त्र मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप में पढ़ता है, क्योंकि नैतिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और कर्तव्य उसका निजी उत्तरदायित्व है, परंतु
समाजशास्त्र ऐसी मनुष्य की सामूहिक व्याख्या और अध्ययन करता है, अर्थात वह मनुष्य को व्यक्तियों के समूह के रूप में लेता है, अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं। इस प्रकार नीतिशास्त्र का दृष्टिकोण व्यक्तिगत है और समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामूहिक है। नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र की विधियों में भी अंतर है। ये दोनों मनुष्य के जीवन की व्याख्या तो करना चाहते हैं, परंतु समाजशास्त्र मनुष्य के जीवन की व्याख्या प्रारंभ और विकास के आधार पर करता है, अर्थात यह समाज के इतिहास को खोलकर देखना चाहता है। इसलिए समाजशास्त्र की विधि ऐतिहासिक विधि है जो तथ्यों पर आधारित है। इसके विपरीत नीतिशास्त्र की विधि ऐतिहासिक विधि नहीं हो सकती, क्योंकि इस विधि से हमें समाज के बारे में केवल तथ्य ही मिलते हैं और इन तथ्यों से नैतिक निर्णय कभी भी संभव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ नीतिशास्त्र की विधि आदर्शवादी विधि है, क्योंकि जीवन के बारे में नैतिक निर्णय तैयार करने के लिए इसकी व्याख्या भलाई के आदर्श से करनी पड़ती है। अतः समाजशास्त्र भूतकाल से वर्तमान की व्याख्या करता है और नीतिशास्त्र भविष्य से वर्तमान की व्याख्या करता है। अतः दोनों की विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र नीतिशास्त्र के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन आ जाता है, जिसमें समाज का प्रत्येक अंग तथा संस्थाएं आती हैं। जाति, परिवार, प्रथा, धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता आदि सभी समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। इनमें से नीति ही एक विषय है जिसके साथ नीतिशास्त्र का संबंध है। नीतिशास्त्र का संबंध सामाजिक जीवन के दूसरे पहलुओं से नहीं है। इस प्रकार नीतिशास्त्र के परस्पर संबंध और अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नीतिशास्त्र का अध्ययन केवल नैतिक जीवन के क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन समाजशास्त्र का क्षेत्र और अधिक विस्तृत है।